अच्छा जी, आज हम अपने चौथे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था, वहाँ पे हमने लास्ट पे एक चीज़ पढ़ी थी कि टेक्निकली तौर पे जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक ऐसा टूल का होना ज़रूरी है कि जिसके ज़रिए हम ये चीज़ जान सकें कि आया कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं या यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। हमने किस ज़ोन में रहते हुए चीज़ को उठाना है, किस जो ज़ोन पे रहते हुए हमने चीज़ को सेल करना है। वो टूल आपका किसी भी मार्केट के अंदर इस्तेमाल होने वाला होता है, चाहे आपका स्टॉक का हो शेयर्स मार्केट का हो या आपका फॉरेक्स की मार्केट या क्रिप्टो की मार्केट है। तो सबके लिए एक ही टूल इस्तेमाल होता है, जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ये एक वेबसाइट है, टूल हम इसको बोलते हैं, कि उसके ज़रिए हम एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। इसके साथ जो सेकंड नंबर पे हमारे पास चीज़ आती है, वो होती है ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करना कि जहाँ पे जाके आप चीज़ को ले सको या दे सको। 2 चीज़ दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया। पहला किस चीज़ का आया? ट्रेडिंग व्यू का, टूल का। अब वो क्या चीज़ है? ट्रेडिंग व्यू इज़ द प्लेटफ़ॉर्म वेयर यू कैन फाइंड आउट द अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी स्टॉक लाइक फॉरेक्स, क्रिप्टो और शेयर मार्केट एज़ टेक्निकली। ये है ट्रेडिंग व्यू का मकसद। हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके क्या कर रहे हैं? हम अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढ रहे हैं। किसी भी मार्केट के स्टॉक को टेक्निकली तौर पे लेने के लिए या देने के लिए, हम जस्ट वहाँ पे एक ज़ोन क्रिएट कर रहे हैं। अब एक्चुअल के अंदर हम जब उस चीज़ को लेंगे या देंगे, उसके लिए कौन-सी चीज़ इस्तेमाल होती है? उसके लिए सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस इस्तेमाल होती हैं। कि सेंट्रलाइज़्ड एंड डिसेंट्रलाइज़्ड जिसको हम सेक्स और डेक्स के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। बोथ आर द एक्सचेंजेस where you can buy and sell your stocks like Binance and Trust Wallet, Meta5 and IQ options। आईक्यू ऑप्शन या मेटा 5 को मैंने इस वजह से यहाँ पे ऐड किया है कि जो बंदा कहता है मैंने फॉरेक्स में जाके ट्रेड करनी है, तो उसके लिए ट्रस्ट वैलेट या बाइनेंस की जो एक्सचेंजेस है वो काम नहीं आएँगी क्योंकि बाइनेंस हो जाए, ओकेक्स हो जाए या इसके साथ-साथ गेट आईयू हो गया, कुकॉइन हो गया, ये सारी की सारी एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज़्ड तो हैं, लेकिन ये क्रिप्टो की मार्केट के लिए हैं। आपको वहाँ पे जाके गोल्ड नहीं मिल सकता, आपको वहाँ पे जाके ये नहीं हो सकता कि आप किसी कंपनीज़ के शेयर्स को बाय कर लें, आप उसको जाकर वहाँ पे सेल कर दें। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये जस्ट क्रिप्टो की मार्केट के लिए है। इसके अलावा जो ट्रस्ट वैलेट है, वो है डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के लिए, लेकिन वो भी क्रिप्टो मार्केट के लिए है। मेटा 5 ये फॉरेक्स की मार्केट के लिए इस्तेमाल होता है या आईक्यू ऑप्शन या इसके अलावा जो थर्ड पार्टी जितनी भी होती हैं, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, तो वो जब आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं, तो वहाँ पे जाकर चीज़ों को आप ले सकते हो या आप सेल कर सकते हो। तो आईक्यू ऑप्शन मेटा 5 फॉरेक्स के लिए इस्तेमाल हो गया और जो बाइनांस, ओकेक्स वगैरह ट्रस्ट वैलेट ये हमारा क्रिप्टो में इस्तेमाल हो गया। तो अभी हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं मेन? हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो क्रिप्टो की मार्केट है, क्रिप्टो से रिलेटेड हम आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं इनको लेकर। ट्रेडिंग व्यू हो जाए या सेंट्रलाइज़्ड या डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस हो गई। अब इसके बीच में फैक्टर्स कौन से हैं जिसके माइंड में ये चीज़ आती है कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? या हम इसको यूटिलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं? क्या ये पेड है या ये फ्री है? तो ट्रेडिंग व्यू के हवाले से अगर मैं आपको बोलूँ, ट्रेडिंग व्यू इज़ द फ्री टूल फॉर बिगिनर एंड पेड फॉर द एडवांस लेवल। जिसका मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल एक अर्ली स्टेज के ऊपर हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू का टूल इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको स्टार्टिंग के अंदर वो वाली चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, जो आपके मकसद के लिए होती हैं कि आप उसमें जाकर एनालिसिस कर सकते हो। और जब आप थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे चले जाओ, आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है, आपने मार्केट का डाटा ज़्यादा इकट्ठा करना है और आपने उसका डीपली जाकर एनालिसिस करना है या किसी मार्केट एक ही फ्रेम के ऊपर आपने 2 चार्ट ओपन करने हैं, तो इसलिए आप वहाँ पे जाके अपना पेड जो अकाउंट है, उसको भी आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे आप ले सकते हो। तो उसकी फीस होती है, उसके अलग से पैकेजेज़ होते हैं, आप वहाँ पे उसको बाय कर सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल एक स्टार्टिंग वाली फेज़ में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर सेंट्रलाइज़्ड जो एक्सचेंजेज़ होती हैं, वो रिक्वायर्ड करती हैं आपसे केवाईसी, जिसका मतलब ये होता है कि नो योर कस्टमर। जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाने के बाद आप लोगों के पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लाइक आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, ऑलमोस्ट अभी तो आईडी कार्ड के ऊपर ही अकाउंट ओपन कर देते हैं, इसके अलावा किसी बैंक में हो सकता है और भी फैक्टर्स हों। लेकिन जहाँ तक मेरा देखने में आया है तो बैंक्स जो है ना आपका आईडी कार्ड के ऊपर आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं।
तो यहाँ पे सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस जो होती हैं, वो आपसे रिक्वायर्ड करती हैं आपका आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। इसके थ्रू आप लोग सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना के उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। अब आईडी कार्ड आपका कौन-सा चाहिए? आईडी कार्ड कोशिश ये करें कि आपके पास स्मार्ट कार्ड हो, इवन कि अभी आईडी कार्ड नादरा ऑफिस में आप जाएँगे तो वो आपको स्मार्ट कार्ड ही बनाकर देते हैं, उन्होंने उर्दू वाला छोड़ दिया हो बनाना। लेकिन जिनके पास पहले के पड़े हुए हैं और अभी तक उनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, तो आप कोशिश ये करें कि ऑनलाइन फ़ील्ड के बीच आज जब आप आओ, किसी भी फ़ील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आपके पास स्मार्ट कार्ड का होना ज़रूरी है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको ये बचाता है, आपके टाइम को बचाता है, जो सबसे मेन चीज़ है। अदरवाइज़ उर्दू वाला एक्सेप्ट होता नहीं है कार्ड, वो उसको डिक्लाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो ज़ाया होता है, आपकी चीज़ों की वेरिफिकेशन नहीं होती। तो यहाँ पे सेंट्रल एक्सचेंजेस के हवाले से आ गया कि वो केवाईसी करवाती हैं, जबकि जो डेस्क होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आपकी होती हैं, वो आपसे केवाईसी नहीं करवाती। वहाँ पे आपको जस्ट एक की मिलती है, जिसको फ्रेज की कहते हैं हम, वो आपके पास एक होनी चाहिए। वही आपका पासवर्ड होता है पासवर्ड होता है। अगर आप उसको भूल जाते हैं, तो उसकी रिकवरी नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड का डिसएडवांटेज ये वाला है, कि अगर वहाँ पे आपकी वो की खो जाती है, जिसको हम फ्रेज की बोलते हैं, तो आपका अकाउंट खत्म। आप उसको खली-बली आप उसको कभी भी रिटर्न आप वापस नहीं ले सकते, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। जबकि सेंट्रल एक्सचेंजेस के अंदर आपके पासवर्ड की रिकवरी होती है। आप पासवर्ड अगर आपका उसका पासवर्ड अगर आप उसका भूल गए हो, तो आप उसकी रिकवरी कर सकते हो। लाइक जैसे जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हो, तो आप उसकी रिकवरी कर सकते हो। इस तरह से सेंट्रल एक्सचेंजेस के बीच में होता है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को होल्ड करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सेंट्रलाइज़्ड या डिसेंट्रलाइज़्ड कौन-सी एक्सचेंज सबसे ज़्यादा बेहतर है? तो इफ यू वांट टू होल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देन डिसेंट्रलाइज्ड दैट्स इज़ बेटर ऑप्शन आप वो क्यों? देखें सेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंजेस होती हैं ना, वो वर्किंग करती हैं लॉ के बीच में रहते हुए। किसी भी कंट्री में जब उसकी स्टार्टिंग होती है, तो किस तरह से वर्किंग में लाते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अब बाइनेंस है, वो पूरी दुनिया के बीच में वर्किंग कर रही है। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं मुल्क ये पूरी दुनिया में, वहाँ पे वो वर्किंग कर रही है। अब वो गवर्नमेंट के तहत काम कर रही है। सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज इसलिए है वो, जबकि क्रिप्टो का जो मेन पर्पज़ था, वो क्या था कि इंसान का डिसेंट्रलाइज़ होना अपने कामों में। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे पैसों के हवाले से कंपेयर करते हुए, ये आप लोगों के लिए सेंट्रलाइज़ से डिसेंट्रलाइज़ शुमार होगी। लेकिन अगर आप इसको वर्किंग में लेकर आएँगे, तो ये आप लोगों के लिए सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज कहलाएगी, क्योंकि आपकी वहाँ पे केवाईसी हो रही है। अब इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो इस चीज़ को लेकर होता है, सपोज़ करें कि आपके साथ कोई भी हाथ हो जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर। लाइक बैंक के अंदर अगर आपकी अमाउंट पड़ी हुई है और वहाँ पे डाका पड़ जाता है या बैंक के बीच में कोई ऐसा काम हो जाता है कि उसको आग लग जाती है, तो इस तरह का कोई सिलसिला अगर चल जाता है, तो वहाँ पे उनके रूल्स और रेगुलेशंस के तहत वो आपके नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं होते इस कंडीशन में। इसी तरह से जो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ होती हैं, जैसे एफटीएक्स का जो सीन चला, वो आपके लिए सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज थी क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो वहाँ पे वो बंदा फ्रॉड कर रहा था या जिन्होंने वहाँ पे हैकिंग की है, इस तरह से एम्प्टी बॉक्स के नाम से पीछे करके एक बहुत बड़ी एक वेबसाइट थी जहाँ पे बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा असासा पड़ा हुआ था। तो वो भी हैकिंग हुई उसकी और वो बंद हो गई। इस तरह से एफटीएक्स वाला सीन चल गया आपके लोगों के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ जो लोगों का फंड पड़ा हुआ था सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के ऊपर उसके मालिक आप तो थे, लेकिन आप उनके अंडर में रह के चीज़ों की बाइंग सेलिंग कर रहे थे। लाइक वो आपके लिए ऑक्शन जो प्लेस है वो साबित हो रहा था कि आप वहाँ पे अपने ले असासे को लेकर जाते हैं, वहाँ पे जाकर बाइंग सेलिंग के लिए उसके आप ऑर्डर लगाते हैं। चाहे वो आपका सेलिंग आपकी तभी होगी जब आपके पास वो असासा पड़ा होगा, जिसको हम कहते हैं कि अनस्टेबल ये कॉइन है। तो प्रॉफिट में जब वो आएगा तभी आप उसको सेल करोगे। और अगर आप वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेते हो, तो आपके पास स्टेबल कॉइन होते हैं जिसको हम यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडीसी जो भी स्टेबल कॉइन चलते हैं, वो आपके पास होते हैं और उसको वहाँ पे रखते हो अपने फंड को। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कुछ 6 महीने, साल के लिए और आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं भाई बच भी सकूँ कि इस तरह से हैकिंग के कोई चांसेस ना हो, तो डिसेंट्रलाइज़्ड जो एक्सचेंजेस हैं, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप इससे भी मज़ीद जाके सिक्योर करना चाहते हैं आप खुद को, तो उसके लिए आपके पास हार्डवेयर वैलेट होने चाहिए। अब हार्डवेयर वैलेट क्या होता है? अगर आप कॉस्ट उसकी कर सकते हैं, आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो तकरीबन आपको 100, 150, $200 के बीच में एक यूएसबी टाइप की हार्डवेयर वैलेट मिल जाता है।
आप उसके बीच में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए लिंक होती है एक-दूसरे के साथ। आप जब कभी भी चाहो आप उसको लगाओ और वहाँ से आप अपने पैसे को दोबारा से एक्सेस कर लो और उसको आप ट्रांसफ़र कर दो डिसेंट्रलाइज़्ड या सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज के ऊपर। उसको हम कहते हैं हार्डवेयर वैलेट। तो उसके बीच में भी सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर वो यूएसबी आपकी गुम जाती है या आपका जो वैलेट है वो गुम जाता है, तो वहाँ पे आपको पैसे की रिकवरी नहीं है। तो दोनों के बीच में अगर मैं कंपेयर करूँ तो रिज़ल्ट हमारे पास ये निकलता है एंड पे आके आप अपने असासे को कभी भी एक जगह पे ना रखो। उसको डिवाइड कर दो अलग-अलग फैक्टर्स में। ट्रेडिंग के लिए है उसको अलग से कर दो, अलग-अलग एक्सचेंजेस के ऊपर सेंट्रलाइज़्ड में, डिसेंट्रलाइज़्ड में कर दो ताकि वहाँ पे अगर नए प्रोजेक्ट आपके पास आते हैं तो आप उसको उठा सको। इसी तरह से अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 2000, 5000, 10,000 जितने भी डॉलर आपके पास पड़े हुए हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म पे लेना चाह रहे हो, तो फिर आप उसको हार्डवेयर वैल्यू में रख के आप उसको साइड पे छोड़ दो। कि जब टाइम आएगा आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट की जो प्राइस है ऊपर इंक्रीज़ हो गई है, उसके बाद जाके आप उसको वहाँ से निकाल लो। तो ये है एक तरीकाकार सेफ ज़ोन में रखते हुए, इस पॉइंट का हमारा मकसद ये था। लास्ट पे जो हमारे पास ऑप्शन है कि क्या हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के ऊपर प्रोजेक्ट को तलाश करने के लिए कोई और भी टूल है। ज़ाहिर-सी बात है ट्रेडिंग को अगर हम ऊपर जाएँगे तो वहाँ पे जाके हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस प्रोजेक्ट के बीच में इन्वेस्टमेंट करनी है। उस प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक टूल इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं सीएमसी, कॉइन मार्केट कैप, इसके बाद कॉइन गेको है और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके पास टूल्स आ जाते हैं। अब कॉइन गेको जो है ये भी आपके लिए अलग-अलग फैक्टर्स रखता है और इसी तरह से सीएमसी जो है उसको एक्वायर किया हुआ है बायनांस ने। बायनांस और ट्रस्ट वैलेट ये दोनों एक ही बंदे के सीजी के ही हैं, वो दोनों ही चीज़ों का साथ लेके चल रहे हैं। इसके अलावा बायनांस के अलावा कोई भी आपके पास वो नहीं आएगी एक्सचेंज ऐसी कि जिसका अपना खुद का डिसेंट्रलाइज़्ड या सेंट्रलाइज़्ड दोनों ही एक्सचेंजेस हो, ठीक है? इसके अलावा जो आपके पास दूसरे आते हैं टूल वो अलग-अलग फैक्टर्स के लिए आते हैं। वो जैसे सीएमसी है इसको भी एक्वायर किया हुआ बिनास ने, मैंने पहले भी आपको बताया। अब वो इसी को एक्वायर करने के बाद इसका यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उनके ही हैंडओवर है ये। तो सीएमसी के ऊपर जाके आप प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करते हो, अभी स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताऊँगा कि हम प्रोजेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद हम अपने टारगेट को कैसे सेट करते हैं। टारगेट को सेट करने के बाद थर्ड नंबर पे हम ट्रेडिंग व्यू में जाकर उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। ये 3 चीज़ें करने के बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है हमारी एक्सचेंज का हम एक्सचेंज कौन-सी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हमने बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है। ये 4 हमारे मेन पॉइंट है जिसको आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो सीएमसी के ऊपर आप प्रोजेक्ट को फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद जो इसके अलावा बाकी वाले फैक्टर्स आते हैं, जैसे किसी का इवेंट चेक करना है या किसी चीज़ के हवाले से कोई और चीज़ जाननी है, तो उसके लिए अलग-अलग साइट्स आपके पास आ जाती हैं। जैसे कॉइन मार्केट सेल हो गई, इसी तरह से 360 आपके पास एक साइट आ जाती है कि वहाँ पे जाकर आप डाटा देख सकते हो कि कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, कितनी शॉर्ट की पोज़ीशन है, कितनी लॉन्ग की है, कितनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर हो रही है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है। तो इस तरह से करते हुए बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएँगे जिनको अगर आप जाके फर्दर अपने बिहाफ़ पे भी आप जाके सर्च करोगे ना, तो जिसको हम कहते हैं सेल्फ लर्निंग, तो वो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। यहाँ तक पीपीटी को देखते हुए सारे डाउट आपके क्लियर हो गए? अगर डाउट क्लियर हो गए हैं तो मुझे मैसेज कर दें, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों के साथ सीएमसी टूल पे जाता हूँ, बाकी चीज़ों पे मैं जाता हूँ। ओके, ठीक है। माइंड में कोई कन्फ्यूजिंग तो नहीं हो रही अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चीज़ के अंदर? इस पीपीटी को देखते हुए जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, सारे पॉइंट क्लियर हैं? चलें ठीक है। इज़ हार्डवेयर वैलिड आर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं, 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 असल भाई जो हार्डवेयर वैलिड है वो ना सेंट्रलाइज़्ड है, ना डिसेंट्रलाइज़्ड है। एक्चुअल में आप चीज़ को हिफाज़त के तौर पे अपने पास स्टोर कर रहे हो। यानी कि आपके पास कोई वेयरहाउस पड़ा हुआ है और बजाय आप किसी के पास चीज़ रखवाने के, आप कहते हो चीज़ मेरी आँखों के सामने रहे। मुझे सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे भरोसा है, ना मुझे डेस्क के ऊपर भरोसा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, भाई मैं अपनी पॉकेट के अंदर इसको रखूँगा। तो वो आपकी खुद की अपनी पॉकेट है। अब अपनी पॉकेट की चोरों से हिफाज़त कैसे करनी है कि उसकी कोई जेब ना आपकी काट ले, उस पॉकेट को कोई खराब ना कर दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको उस हार्डवेयर वैलेट को सँभाल के रखना पड़ेगा किसी जगह पे। किसी बैंक लॉकर में जाकर रख दो, किसी ऐसी जगह पे उसको गाड़ दो कि जहाँ पे जाके आपके आने वाले जो बच्चे हैं वो भी बोलें कि हमारे अब्बा जी ने हमारे लिए खज़ाना यहाँ पे दफ़न किया हुआ है।
हाँ जी, ठीक है। ये डाउट वाली आईडी किसकी है जिसने ये मैसेज किया कि बैंक में पैसे रखने की बजाय अपने पास रखना सिंपल? यहाँ पे मैं थोड़ी-सी करेक्शन कर देता हूँ आपको लेकिन ये मुझे बता दी ये आईडी किसकी है डाउट वाली। ठीक है, रावीहा। मैं पहले भी पूछा था आपसे मुझसे आपका ना वो तलफ़्फ़ुज़ ही नहीं हो रहा आपके नाम का ना पता नहीं अब क्या कभी उर्दू में मुझे मैसेज कर देना ताकि पता चल जाएगा। ऐसे कोई गलत नाम ले लिया तो वैसे भी लड़कियाँ जो है ना जल्दी गुस्सा कर जाती हैं, तो वो ना नाम बिगड़ जाए। हाँ जी। तो असल में ये है कि आपने बोला बैंक में पैसे रखने के बजाय अपने जो है ना वैलेट में रखना है या अपने पॉकेट मनी रखना उस चीज़ को, यहाँ पे थोड़ी-सी आप करेक्शन कर लें। वो पैसा अगर पैसा वो और अपने पास रखें कि जिसके ऊपर इन्फ्लेशन असर ना करे, बस। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के बीच में आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी, कि पैसा कौन-सा आपने रखना है, ऐसा पैसा या ऐसा आपके पास एसेट होना चाहिए कि जिसके ऊपर इन्फ्लेशन असर ना करे। वो किस तरह से असर नहीं करेगी कि भाई ना उसकी कीमत में कमी आ रही है, ना बढ़ोतरी हो रही है। हमें कम से कम उसके बीच में कमी नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू डीवैल्यू नहीं चाहिए। जैसे पीकेआर की करेंसी आने वाले टाइम में मज़ीद डीवैल्यू होने वाली है। जैसे डॉलर ऊपर जाएगा, डेफिनिटली आपकी वैल्यू डीवैल्यू हो जाएगी। तो अभी से आप उसको कन्वर्ट करके वहाँ पे रख दो। जैसे जिन्होंने मेरे पास साथ अभी कुछ 6-6 महीने या 7 साल पहले की जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, या हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी पहले की, तो हम अभी तक सेफ ज़ोन में हैं। एट लीस्ट उनका पैसा जो एक्चुअल में बैंक में पड़ा हुआ, बैंक में पड़ा-पड़ा उनका पैसा जा रहा था नीचे की तरफ, वो बचा हुआ है। वो वहीं का वहीं पे है। उसकी उनको टेंशन नहीं है। ये चीज़ है कि ऐसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो कि जो आपके लिए आसानी पैदा कर दे, आपकी जो पैसे की वैल्यू उसको कम ना करे। गोल्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं है अगर आप उसको फिज़िकली तौर पे लेकर आना चाह रहे हो। मैंने कल वाली क्लास में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। गोल्ड बेस्ट ऑप्शन नहीं है आपके लिए। इवन कि कोई भी लायबिलिटी जैसे कि कमोडिटी, ऐसी कमोडिटी कि जिसको आप इस्तेमाल में लेकर आ रहे हो और फिज़िकली तौर पे आपके पास है, तो उसके ऊपर भी इन्फ्लेशन असर करती है। मैंने कल इस चीज़ को डीपली एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे करती है। गोल्ड फिज़िकल ले रहे हो तो फिर उसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है आपको लेने का। क्योंकि एक्चुअल के अंदर फिज़िकली तौर पे उसकी मार्केट के अंदर आप सेलिंग करोगे या बाइंग करोगे। उसी गोल्ड को आप फॉरेक्स में लेकर आप बाय करके अपने पास रख लो। लेवरेज आप वहाँ पे ऐड ना करो। 1x 2x की आप लेवरेज रख लो कि आपका कुंड वाश ही ना हो, उसको साइड पे कर दो। तो इसलिए आप वहाँ पे बच जाओगे कि जब भी आप उसकी सेलिंग करोगे तो वो वहाँ पे तो सनियारा नहीं ना बैठा हुआ कि जो आपसे वो कटिंग कर देगा। तो ख़ैर इस बात को मैंने कल वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वो रिकॉर्डिंग में बीच में तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने कल आज जो क्लास मिस कर दी है, तो वो ज़ाहिर बात है इस वाली जो स ये वाली जो हमारी अच्छी वाली सर्विस है ना क्वेश्चन आंसर वाली, उससे वो महरूम हो गए हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके सवाल-जवाब है ना, आप उसको स्टॉप कर दें ज़रा क्योंकि फिर हमारा जो माइंड है ना, वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम लास्ट पे कर लेंगे। अभी मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अभी आपके साथ पीपीटी शेयर है ना? ब्राउज़र तो नहीं शो हो रहा आपके सामने? अच्छा, पीपीटी शेयर है, मैं 1 मिनट देखता हूँ।
अच्छा जी, अब देखिएगा, स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के साथ? ओके, ठीक है। ब्राउज़र हो रहा है ना शो आपके पास? ओके, ठीक है, ठीक। तो पहले नंबर के ऊपर जो हमारे पास चीज़ आई थी, वो कौन-सी थी? कि ट्रेडिंग व्यू का जो टूल है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे टाइप कर देना है ट्रेडिंग व्यू, तो आपके पास इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। और आपने उसको ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है अपनी जीमेल आईडी के साथ या आपने इसको फेसबुक की आईडी के साथ लॉगिन कर लेना है। तो सिंपल सा है, साइन अप करने का ये तरीकाकार है। कोई इसके बीच में आपने और चीज़ें यहाँ पे जाके नहीं देनी, ठीक है? यहाँ पे आप जाके देखें, ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या गेट स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे, साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। साइन इन अप करने अपनी फेसबुक की आईडी के साथ या आप अपने गूगल के साथ कर लें, जो भी आपको ट्विटर के साथ करना चाहें, जिस पे भी आप करना चाहें। तो मैं यहाँ पे इसको गूगल के साथ कर देता हूँ लॉगिन, गूगल की आईडी के साथ। ये ले जी, ये मेरे पास अकाउंट बन गया इस तरह से, सिंपल। कोई मैंने बीच में और कुछ नहीं किया इसके साथ। अब इसको मज़ीद आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर डीपली डीपली वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर बैच 4 की। तो आपने उस वीडियो को कल की क्लास से पहले लाज़मी एक दफ़ा आपने देख लेना है, ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो जाए इसको इस्तेमाल करने के हवाले से कि सेटिंग कैसे करनी है, टूल कैसे कौन-कौन से इस्तेमाल करने हैं, हर चीज़ का आपको पता चल जाएगा। मैंने डीपली वहाँ पे बताया हुआ है। अभी भी मैं आपको कुछ न कुछ बताता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास सामने इसका इंटरफ़ेस आ जाएगा। इंटरफ़ेस आने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ है, सबसे पहले आप ये चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे अभी जैसे हम स्क्रीन को सामने से ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे मेरे सामने स्क्रीन है। तो राइट साइड पे मेरे आपने पैनल को देखना है, ये चीज़ जहाँ पे मैंने हाइलाइट की है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ऑप्शन क्या आ रहा है कि अपग्रेड नाउ 30 डे फ्री ट्रायल, यानी कि ये हमारा फ्री अकाउंट चल रहा है। आपका लाइसेंस्ड वाला भी मैं चेक करवाऊँगा कि दोनों के बीच में किस चीज़ का डिफरेंस है। अब ये हमारे पास फ्री वाला है कि आप फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, आप मंथली इसकी पेमेंट दे सकते हो 4 से 5,000 रुपया, तो आप डेफिनिटली आप इसको बाय कर लो। ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। उसके बाद बिल्कुल इस जगह पे शो हो रहा है प्रोडक्ट, कम्युनिटी, मार्केट, न्यूज़, ब्रोकर्स एंड मोर। हम इनको अगर देखते हैं, इनमें से हमारे काम कौन-सी आने वाली चीज़, मार्केट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखें एसेट के बीच में कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एसेट्स के में। स्टॉक्स आ रहा है, स्टॉक के ऊपर मैं हावर करता हूँ तो आपके सामने कितनी चीज़ें आ गई हैं कि एप्पल की मार्केट आ गई, एडवांस माइक्रो डिवाइस आ गई, अमेज़न आ गई, टेस्ला आ गई, नेटफ्लिक्स, मेटा वगैरह। अब ये स्टॉक्स में आ गई हैं, ठीक है? क्रिप्टो का अगर ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, हाउ ओवर देखता हूँ तो क्रिप्टो का मार्केट कैप आ गया, बिटकॉइन आ गया, इथेरियम आ गया, सोल वगैरह आ गया, जो भी उसके प्रोजेक्ट्स हैं। फॉरेक्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि करेंसियाँ आ गई हैं, जो नेटिव करेंसीज़ होती हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो वो चीज़ें आ गई हैं। तीनों के बीच में आपको समझ आ गई, स्टॉक, क्रिप्टो और फॉरेक्स, और इन तीनों के लेके हम चलते हैं। जब हम लोग को ट्रेड करनी होती है, बाकियों में भी आप कर सकते हो, जैसे इंडेक्स है, आप इंडेक्स में जाकर भी आप कर सकते हो, ठीक है? ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ जाती हैं कि जो जिनका सरमाया ज़्यादा होता है या जो आपस के अंदर इंस्टीट्यूट होती हैं या आपस के अंदर जिनका कोलैब होता है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये वो चीज़ें इंडेक्स में आ जाती हैं। फ्यूचर के बीच में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपकी ऐसी कमोडिटी आती है कि जो अ, किसी भी कंपनी बेस्ड के ऊपर नहीं होती। सॉरी, कंट्री बेस्ड के ऊपर वो रजिस्टर नहीं होती, मतलब कि हर बंदा उसका खुद मुख्तार होता है। यहाँ जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड किसी भी मुल्क की तरफ से, किसी भी कंट्री की तरफ से रजिस्टर नहीं है। अमेज़न है, टेस्ला है, मेटा है, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, गूगल है, तो ये अमेरिका के अंदर रजिस्टर हैं। जब आप उनका जाके एनालिसिस करोगे तो आपको बताएँगे कि ये कंपनी कहाँ से रजिस्टर है। तो फ्यूचर मार्केट के अंदर ऐसी प्रेडिक्शन होती है कि जो किसी के अंडर में नहीं होती। नेचुरल गैस है, उसके बीच में हर बंदा सरमाया कर रहा है, गोल्ड है, उसके बीच में हर बंदा सरमाया कर रहा है पूरी दुनिया के से। तो यहाँ पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन हो रही है। इसी तरह से बिटकॉइन के बीच में भी आपने देखा होगा कि उसका कोई भी वाली वारिस नहीं है। कोई उसको एक बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज़्ड है। तो डिसेंट्रलाइज़्ड चीज़ों के ऊपर जब आप ट्रेड करते हो तो फ्यूचर मार्केट आपकी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेडिक्शन होती है आपकी चीज़ों की, आपकी या डाउन की। लास्ट के ऊपर हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं। वो ये चलते हैं इनके ईयरली प्लान के हिसाब से। तो ये लंबी गेम है, जिस जिस बंदे ने कोई लंबी सारी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने आने वाली औलादों के लिए, तो वो इस चीज़ में घुस जाए। लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ है वो शुरू वाली 3 चीज़ें स्टार्टिंग में।
स्टॉक आ गई, क्रिप्टो आ गई, फॉरेक्स आ गई और उसके बीच में हमारे पास आती है क्रिप्टो की मार्केट है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली चले जाएँगे क्रिप्टो की मार्केट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये लीजिए, अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी का जो टोटल मार्केट कैप है, वो चीज़ आ गई है बिल्कुल होम पेज के ऊपर, टोटल मार्केट कैप। अब यहाँ पे आप देखें कि कौन-कौन सी हमें चीज़ें मिल रही हैं, ओवरव्यू हमें मिल रहा है कि आइडियाज़ मिल रहे हैं, अबाउट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कब आई है, जैसे यहाँ पे लिखा है जी, क्रिप्टो करेंसी इज़ फुली डिसेंट्रलाइज्ड, सिक्योर डिजिटल करेंसी whose creation is controlled by cryptography and the industry is almost as popular as a high school quarterback these days. They are not issued or regulated by a central bank. यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया था, क्रिप्टो करेंसी का वजूद इसी वजह से है कि हर बंदा अपने पैसे का खुद मुख्तार हो, किसी भी सेंट्रल बैंक की तरफ से कंट्रोल नहीं की जाती, बल्कि जो क्रिप्टोग्राफी के लोग होते हैं, हर वो बंदा का जो इस मार्केट का हिस्सा है, जो इस फील्ड का हिस्सा है, जो हर वो नोड्स जिसको कंट्रोल कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्रिप्टोग्राफर वो बंदे होते हैं। तो वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसके बीच में बड़ी-बड़ी वेल्स आती हैं, उनका असर उसके ऊपर होता है। जैसे सीज़ी है या माइकल सेलर है, इसी तरह से और भी बहुत सारे प्लान बी आ गया। तो ये वो वाले बंदे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली फेज़ में इस फील्ड में आए, उनके पास लाखों की तादाद के अंदर बिटकॉइन पड़े हुए थे। इनको वेल्स बोला जाता है या क्रिप्टोग्राफर बोला जाता है या इनको कंट्रोलर बोला जाता है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज़्ड वर्किंग करती है ओवरऑल पूरी दुनिया में। उसके बाद जी, यहाँ पे है जी एंड देयर prices are purely based on supply and demand. Of course, Bitcoin was the OG crypto, ठीक है? उसके बाद ये launched in 2009, but there have a multitude of currencies released since then, and the market's overall value is now around the $1 trillion market cap. This page will show you ideas, financials, news, and more फॉर द क्रिप्टो करेंसीज मार्केट। ये था इसका ओवरव्यू सारा मार्केट कैप का क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, जिसके बीच में उन्होंने 3-4 चीज़ें आपसे एक्सप्लेन कर दी। डिसेंट्रलाइज्ड है, 2009 के अंदर ये आई है और ये इसके अलावा और भी बहुत सारी करेंसी हैं। तो ओवरऑल इस वक़्त जो मार्केट कैप चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, वो $1 ट्रिलियन के अराउंड चल रहा है। ये चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो असासा जात हैं, हर तरह के जो सर्कुलेशन हो रही है पैसे की, वो 80 से $100 ट्रिलियन के करीब हो रही है, जो असासा जात है। जो मनी कंट्रोलिंग का उसका तकरीबन हाफ है, जो पैसे की सर्कुलेशन हो रही है और उसका तकरीबन इसने 10% एक्वायर किया है। ऑल टाइम हाई इसका $3 ट्रिलियन के ऊपर है। तो अगर ये $10 ट्रिलियन के ऊपर भी जाती है, तो जो प्रेडिक्शन है एक बिटकॉइन की, वो तकरीबन $1 मिलियन के ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट शेयर हो रहे हैं, 1 डे का ये जो लिखे होते हैं ना इस जगह के ऊपर ये चीज़ें, इसका मकसद ये होता है इन चीज़ों का 1 डी का मतलब ये है कि 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 एम का मतलब है कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, 3 एम का मतलब कि 3 महीने का टाइम फ्रेम है ये और 1 ईयर का मतलब है कि वाई का मतलब है कि 1 ईयर का और 5 वाई का मतलब है कि 5 साल का और आल का मतलब हो जाएगा कि ओवरऑल जब से ये चीज़ आई है, जिस जिस प्रोजेक्ट का आप सिलेक्ट करोगे तो उसका जो टाइम फ्रेम आप निकालोगे तो उसी हिसाब से आपको वो उसका वो दे देगा, डाटा दे देगा। तो ये होते हैं टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे अगर आप बिल्कुल मेरे स्क्रीन के ऊपर देखते हो, राइट साइड पे आप देखो, एक आपको पैनल नज़र आ रहा है, इस जगह पे। तो सबसे ऊपर हमारे पास एक नोटपैड शो हो रही है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएँगी चीज़ें, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिप्टो के आ गए, फॉरेक्स के आ गए, इसके बाद फ्यूचर्स के आ गए या हमारे पास स्टॉक आ गया और हमारे पास इंडेक्स जो कंपनीज़ हैं वो आ गई। तो इसको आप मैन्युअल तौर पे खुद भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन फ्री अकाउंट के बीच में आपकी लिस्टें कम बनती हैं। आप एक लिस्ट में जितने मर्ज़ी चाहो आप प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, हम इन सबको कट कर देंगे जो हमारे काम की नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे रखेंगे अपने पास ये लीजिए, इनको तो मैं कट कर देता हूँ और फ्यूचर मार्केट को भी, फॉरेक्स की मार्केट को भी हम कट कर देते हैं। अभी हमारे पास जस्ट क्रिप्टो की लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे आप कुछ प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं और इनमें से अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, ऐड सैंपल के ऊपर आपने क्लिक करना, जो प्लस का आपको आइकॉन नज़र आ रहा है। जस्ट इसके ऊपर आपने राइट ऐसे क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सर्च बार का। जिस प्रोजेक्ट को भी आपने यहाँ पे ऐड करना है, उसका एनालिसिस करने के लिए आपने उसका सिंबल को लिखना है।
जैसे मुझे अभी कोई मैसेज में आप बताएँ किस प्रोजेक्ट के बीच में आप उसका वो करवाना चाह रहे हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट का मुझे बता दें। तो इसलिए जो है ना वो हम डोज वाले एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तकरीबन डोज के मैसेज सबसे ज़्यादा आए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है उस सैंपल का अपना नाम लिखना है, जैसे जस्ट यहाँ पे आप डोज लिखोगे, ठीक है जी। अब डोज को जैसे ही आपने लिखा है तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास से फ़िल्टर आउट होकर आ चुकी हैं। अब आपने इसको मज़ीद फ़िल्टराइज़ करना है, वो कैसे करना है? जस्ट आपने डोज के वो लिखा सैंपल लिखा, उसके बाद आपने स्लैश को लगा देना है। स्लैश को जैसे ही आप लगाओगे तो आप नेटिव करेंसी को के पेयर को इसके साथ लगाओगे। आप बीयूएसडी भी कर सकते हो, यूएसडीसी भी कर सकते हो, यूएसडीटी भी कर सकते हो। मोस्टली जितने भी मार्केट के बीच में स्टेबल कॉइन के साथ पेयर बने हुए हैं, वो यूएसडीटी के ही बने हुए हैं। यानी कि वो डॉलर तो है, लेकिन थेथर कंपनी की तरफ से है और बीयूएसडी जो है वो बिनांस की तरफ से स्टेबल कॉइन है। तो यूएसडीटी के साथ आप किसी भी प्रोजेक्ट को निकालो बात वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपने कुछ इसमें ट्रेड करनी है। एक्चुअल में अगर आप बिनांस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो रियल मनी में, तो फिर आपको ये मैं रिकमेंड करूँगा तो आप यूएसडीटी के बजाय बीयूएसडी का पे का जो पेयर है ना उसमें आप ट्रेड किया करो। और जब आपने किसी का चार्ट बनाना हो तो फिर आप उसको यूएसडीटी में लगा लो। अब आप इसको स्लैश के साथ भी कर सकते हो या स्लैश के बगैर भी ऐसे आप जस्ट यूएसडीटी लिखो, तो आपके पास मज़ीद चीज़ें फ़िल्टर आउट होके आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एक मज़ीद चीज़ का आपने फ़िल्टर लगाना है, वो क्या है? अगर आप उस ट्रेड में फ्यूचर की ट्रेड लेना चाह रहे हो, क्योंकि फ्यूचर का चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या वो हो स्पॉट का, दोनों के बीच में एक जैसा ही एनालिसिस होता है, प्राइस दोनों की एक जैसी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, जो होते हैं ना ईटीएफ के जो कॉइन होते हैं, जैसे अप या डाउन, जो स्पेसिफिक होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ और टाइप का होता है, उनकी प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है, वो ईटीएफ के होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर वो होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एडीए डाउन, एटीए अप। जैसे एडीए डाउन हम लेकर अपने पास रखते हैं, तो मार्केट जब नीचे क्रैश करेगी, डाउन जाएगी, तो उस वक़्त आपको एडीए डाउन से प्रॉफिट होगा। एडीए अप हम रखते हैं, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो वो स्पेसिफिक एक कैटेगरी में, एक डायरेक्शन में आप ट्रेड लेते हो। जबकि यहाँ पे आप सपोर्ट करते हुए आप दोनों तरफ से ट्रेड ले रहे हो या फ्यूचर करते हैं आप दोनों तरफ से ट्रेड ले रहे हो ऊपर नीचे दोनों की तरफ। तो यहाँ पे यूएसडीटी के साथ जैसे मैं पी लिखूंगा परपेचुअल का ये एक साइन है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा जी भाई बिल्कुल आपने जो लिखा है कि डोज को लिखा आपने अवेलेबल है यहाँ पे। इसके बाद आपने यूएसडीटी का पेयर लिया वो भी अवेलेबल है। इसके बाद जब आप प्रीपेचर लेना चाह रहे हैं यानी कि आप ये जानना चाह रहे हो क्या ये वाला प्रोजेक्ट फ्यूचर में भी ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जी बिल्कुल ये फ्यूचर में भी अवेलेबल है। उसके बाद ये किन-किन एक्सचेंजेस के ऊपर है, साइड बार में आप देखें आपको शो हो जाएगा। ये वाली चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, इस जगह पे ऑल सोर्सेज़। ये एक्सचेंजेस के नाम लिखे हुए हैं। साथ में तो लिखा भी हुआ है कि ये बिनांस कौन-सी है जी, ये क्रिप्टो की एक्सचेंज है। फेमेक्स कौन सा ये स्वैप क्रिप्टो है, मतलब एक इंडेक्स क्रिप्टो है, बिटफिनेक्स हो गया। तो उन्होंने अपना मकसद भी साथ में लिखा हुआ है कि हम ये काम करने के लिए लगा रहे हैं। तो जो है बिनांस के ऊपर अवेलेबल है। तो मोस्टली बिनांस के ऊपर जो आपको प्रोजेक्ट्स है ना वो मिल जाते हैं। अगर सपोज़ करें आपको नहीं मिलता किसी और एक्सचेंज के ऊपर है, तो आप वहाँ पे जाके उसको यहाँ पे ऐड कर दो क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे एनालिसिस करना है। यहाँ पे हमारा बाइंग सेलिंग का कोई लिंक नहीं है, हम जस्ट अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करते हैं इस टूल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करता हूँ प्लस के आइकॉन पे। जैसे ही प्लस के आइकॉन पे मैं क्लिक करूँगा तो ऊपर मुझे बता देगा ऐड टू वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये लीजिए मेरे पास ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ। ये मेरे पास ये राइट पे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये रही इसका चार्ट मेरे सामने ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे इसने ओवरव्यू इसका दिया है, क्या है जी? मार्केट ओपन है, बिनास की एक्सचेंज का आपने लिया हुआ है, न्यूज़ आप इसके हवाले से देखना चाहते हैं, कोई लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट हुई हो या आइडियाज़ आप लेना चाहते हैं, यानी कि किसी के जो चार्ट बने हुए हैं, यहाँ पे आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये पेड अकाउंट में होते हैं। फ्री वाले अकाउंट में यहाँ पे शेयर्स नहीं होते हैं। आप उनके आइडियाज़ को भी देख सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा यहाँ पर ऑथेंटिक आपको बंदा मिल जाता है जिसके चार्ट्स अच्छे से बने होते हैं, आप उसको फ़ॉलो कर लो कि जैसे चार्ट्स को शेयर करेगा तो आप यहाँ से भी फ्री सिग्नल को उठाकर ट्रेड को ले सकते हो। ये फ्यूचर का ना यही तो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है कि डॉज कॉइन आप प्रोजेक्ट का चाहे फ्यूचर का चार्ट लगा लो या आप स्पॉट का लगा लो, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी मैं आपको लाइव चेक करवा देता हूँ, आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं दोबारा से वापस जाता हूँ प्लस के ऊपर, यहाँ पे आकर मैं डॉज लिखता हूँ और यूएसडीटी में लिख देता हूँ, सिंपल, ठीक है? ये वाला लिख दिया और बिनास का ही मैं ऐड कर रहा हूँ, ये लीजिए। अब दोनों के बीच में रेट का मुझे बता दें सेम नहीं चल रहा? ये फ्यूचर का है कॉन्ट्रैक्ट जो अभी पहले वाला सिलेक्ट है और जो मैंने बाद में ऐड किया है,
वो परपेचुअल नहीं है, सिंपल है। तो प्राइस दोनों की सेम चल रही है ना, सेम आइडियाज़ चल रहे हैं। सिर्फ़ वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में भी ट्रेड हो रहा है और ये प्रोजेक्ट स्पोर्ट में भी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप परपेचुअल को लगाते हो और साथ में आप फ्यूचर ट्रेड भी करना चाह रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार जिसके बीच में ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, फ्यूचर में अवेलेबल है। ये मकसद है। तो इसलिए मैं मोस्टली जो प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ ना अपनी लिस्ट में, वो फ्यूचर वाले ही करता हूँ, जिनका कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में भी हुआ होता है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ बिनास की एक्सचेंज को, उसके अलावा उसके बाद ओकेक्स या गेट आई वगैरह हो गया, उनको मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप वहाँ पे जाकर ट्रेड कर सकते हो। एक्सचेंजेस सारी एक जैसी काम करती हैं, सबके बीच में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, सारी एक जैसी हैं। इनका इंटरफ़ेस आप इनका अलग हो सकता है, लेकिन वर्किंग करने का जो इनका अंदाज़ा वो एक जैसा ही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सी मोड पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सी मोड के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद उसका सारा चार्ट आपके पास ओपन होके आ जाएगा। ये लें जी। स्टार्टिंग के बीच में कुछ आपका इस तरह से इंटरफ़ेस नहीं होगा, ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक है जी? ये जो भी आपको शो हो रहा है, आपके इंडिकेटर नहीं लगे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएँगी जो मैंने आपको वीडियो बताई है ताकि हम टाइम को बचा सकें। तो ये हमारे पास जनाब आ चुका है इसका चार्ट। ये अब मेन हमारा टॉपिक है कि टेक्निकल एनालिसिस हम कहते किसको हैं? हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं? अब यहाँ पे जो आपके पास एक मार्केट के बीच में हलचल सी मची हुई है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि ये पीछे इसका जो वाटर मार्क ओपन है, इसके साथ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर ऊपर 5 एम भी लिखा हुआ है। कोई बंदा बता सकता है इसका मकसद क्या है? 5 मिनट टीएफ, 5 मिनट ड्यूरेशन ठीक है। ये रवीहा लगता है इसने वो शॉर्टकट वाले जो वो चार्ट था ना, कैटलॉग में शायद पढ़ा हुआ है इसने। विंडो भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, विंडो भी आप कह सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल के बीच में ये चीज़ें हैं ना, वो आप इसको यूँ कह सकते हैं कि 5 मिनट का चार्ट है या 5 मिनट की ये कैंडल है या 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, जो सबसे चीज़ होती है ना, जो ओवरऑल सबको ले लेती है। वो कैंडल भी ले लेती है, चार्ट भी ले लेती है और वो टाइम फ्रेम भी ले लेती है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा बेसिक आती है, कोई बात नहीं। एडवांस लेवल पे भी सीख जाओगे। अच्छा, अभी यासिर भैया आपको पता चल गया है ना कि ये जो पीछे 5 मिनट का हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि डॉज का हमने चार्ट ओपन किया है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन किया है। यहाँ पे हमें जितनी भी कैंडल्स शो हो रही हैं, रेड में हो रही हैं शो, उसके बाद हमें शो हो रही हैं उसमें ग्रीन में। तो ये सारी कैंडल्स जो है ना, ये 5-5 मिनट की एक-एक कैंडल है। जैसे इसको मैं चेंज कर दूँगा, यहाँ पे आप देखो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं लेकर आ जाता हूँ 1 घंटे के ऊपर, तो देखिएगा चार्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चार्ट चेंज हो गया ना? हाँ जी, बिल्कुल आपको मैं साथ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। मैंने पहले भी बोला था 100 आपके माइंड में सवाल हो 100 दफ़ा पूछो। जिस चीज़ की समझ ना लगे वहाँ पे आप टोक के पूछो कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी, इसको एक्सप्लेन कर दें, मैं बताऊँगा। ये आपका हक है। वो हमारे उस्ताद ना वो कहते थे, बाप से, कस्टमर से और उस्ताद से ऐसे माँगो जैसे आपका हक है। तो आपने अपनी जो चीज़ें हैं ना, आपने वो चीज़ें माँगनी है। ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। अगर हिचकिचाहट महसूस करोगे तो चीज़ आप ले नहीं पाओगे। तो शर्माना नहीं है लड़कियों की तरह। यहाँ पता चल गया आपको कि ये टाइम फ्रेम आ गया हमारे पास 1 घंटे का। तो 1 घंटे का जब हम लेकर आए तो हमारे पास एक-एक जो कैंडल बन के आ रही है वो 1-1 घंटे की आ रही है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। मज़ा आ रहा है ना क्लास का? बोरिंग तो नहीं हो रही? वो बीच में थोड़ा-सा फ़नी टाइप हम माहौल इसलिए बना लेते हैं ताकि बोरिंग ना हो। ऐसे बंदा कता जाता है यार ये कौन से काम चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास कौन-सी चीज़ आती है, सेल एरिया और दूसरा हमारे पास कौन-सा आता है, बाय एरिया।
ये रही, ठीक है? ये हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें समझनी है जिसको मैं आपसे इस वजह शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, कि अलग-अलग लोग उस चीज़ को अलग-अलग नामों के साथ शुमार करते हैं। कुछ इसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज, जैसे टीएफ है, उसका हो गया टाइम फ्रेम हो गया। इसी तरह से वेल्स हैं, उसके हवाले से कि वेल्स किसको कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसको हम कहते हैं, अप ट्रेंड हम किसको कहते हैं, ट्रेंड कितनी किस्म का होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं आपकी टेक्निकल टर्म में आती हैं। इसी तरह से लिक्विडिटी ज़ोन आपका हो गया, डिमांड और सप्लाई ज़ोन हो गया। डिस्क्रिप्शन में आपने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि जो क्रिप्टो करेंसी की बेस है वो 2 चीज़ों पे है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो हमने इन 2 चीज़ों को देखना होता है और एक्चुअली जो ट्रेड की दुनिया चलती है ना, वो हमेशा चलती भी इन 2 चीज़ों के ऊपर ही है। जिन लोगों ने बिज़नेस के हवाले से कुछ बुक्स पढ़ी होंगी या जिन लोगों का ताल्लुक बीबीए या एमबीए की फील्ड से रहा है या जिन लोगों का लिंक ऐसी फील्ड के साथ रहा है कि जो बिज़नेस से रिलेटेड है, वहाँ पे बिज़नेस के रूल्स में ये चीज़ लिखी भी होती है हमेशा जब किसी चीज़ की तलब बढ़ जाती है और उसकी जो रसद है वो कम हो जाती है। ये आसान लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान अपनी ज़ुबान के अंदर। जब किसी चीज़ की तलब बढ़ जाती है और उसकी रसद कम हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस चीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस चीज़ के अंदर महँगाई आ जाती है, उसका रेट ऊपर चला जाता है। ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। इसी तरह से क्या होता है कि जब किसी चीज़ की तलब कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है और उसकी रसद बढ़ जाती है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी प्रोड्यूसिंग जो है वो बढ़ जाती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों में से गधे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आगे जॉब्स है नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे जॉब्स ना होने की वजह से महँगाई आ रही है। वो आप अपने पास जो आपके पैसा पड़ा हुआ था, वो आप यूनिवर्सिटीज़ वालों को दे रहे हो या आप मंजन सेलर्स को पैसा दे रहे हो। उनकी पॉकेट बढ़ती जा रही है। इन एट द एंड आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है? गधे प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो डिमांड किसकी बढ़ रही है आगे? स्किल की नहीं बढ़ रही, आपको जॉब्स नहीं मिल रही, बल्कि वो अलग अलग दुनिया के मखलूक जो है ना वो गधों वाली, वो पैदा हो रही है। इसी तरह से जब किसी चीज़ के बीच में आप डिमांड करते हो और डिमांड उसकी बढ़ती जाती है, लेने वाले लोग उसको मज़ीद उसके बीच में आ जाते हैं, तो ऑटोमैटिकली उस चीज़ की प्राइस बूम कर जाती है, क्योंकि पीछे उसके रसद जो कम हो जाती है। अब क्रिप्टो मार्केट के बीच में सबसे बड़ा जो एडवेंचर है वो किस चीज़ का है कि यहाँ पे रसद जो होती है ना वो लिमिटेड होती है। स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि भाई इसकी रसद है इतनी है, इसकी क्वांटिटी, इसकी सप्लाई है इतनी है। तो ये हमारे पास फैक्ट कौन-सा आ गया कि जब भी हमने गधे वाली मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने गधे वाली बात ये ऐसे एक्सप्लेन की थी कि फार्मूला होता है एक तिजारत का, कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड होती है, जब भी रसद रसद हम कहते हैं किसी चीज़ की तलब का होना, किसी चीज़ का होना, रसद हम उसको कहते हैं। जैसे गंदुम की आप एग्ज़ाम्पल ले लो, गंदुम गंदुम जो आपके पास रसद है, अगर इसको लेने वाले लोग ज़्यादा हो जाएँगे, जिसको हम कहते हैं कहत साली का हो जाना, तो उस टाइम पे जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, कोई चीज़ कम हो जाती है, तो ऑटोमैटिकली उसके अंदर बूम आ जाता है ना उसकी प्राइस में। तो हर बंदा कहता है यार मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, क्योंकि उसकी डिमांड हो गई है। इसी तरह से अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप अगर इर्द-गिर्द देखते हो, न आटे में नमक के बराबर ये चीज़ है ना कि जैसे अगर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आ जाती हैं, कोई एक 100 सीट्स आपके पास आ जाती हैं, उसके बीच में अप्लाई करने वाले जो बंदे होंगे ना, वो तकरीबन 100 के बजाय लाख हो सकते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है कि एवरेज में, कि जिस एवरेज के हिसाब से वहाँ से बंदे निकल रहे हैं, उस एवरेज के हिसाब से आगे जो जॉब्स हैं, वो बन ही नहीं रही। तो फिर हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि भाई यूनिवर्सिटियों के अंदर गधे प्रोड्यूस हो रहे हैं। गधों को पैदा किया जा रहा है, तो वो जो अपना टाइम वहाँ पे जाकर वेस्ट कर रहा है, तो दुनिया कहाँ पे चली गई है, तो हमारा एजुकेशन का निज़ाम कहाँ पे चल रहा है। मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो पंजाबी की, जो उर्दू की या इस तरह की जो बुक्स जो हमारे बड़े भाइयों ने या बाप-दादा ने पढ़ी हुई है ना, तो 30-30 40 साल पहले, वो ही बुक्स हम भी आगे पढ़ते जा रहे हैं। और पता नहीं निज़ाम कब चेंज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहे। हम लोग 100 साल क्या हम ये कहेंगे कि हम 500 साल पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड सप्लाई को हम साथ लेके नहीं चल रहे, हम टेक्नोलॉजी को साथ लेके नहीं चल रहे, तो हम जो प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर हम उसको समझ नहीं पा रहे। हम एक्चुअल में फैक्ट्स को समझ नहीं पा रहे कि फैक्ट्स क्या हैं। इस चीज़ को समझना और उसके ऊपर अपना एक नज़रिया रखने के बाद चलना। जब इंसान इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है ना, वो एक ताजर बन जाता है।
पुराने वक़्तों के बीच में अगर आप किसी ताजिर की एग्ज़ाम्पल लो, तो वो क्यों लोग कामयाब होते थे, जो तिजारत करते थे? क्या वो किसी फ़ील्ड के अंदर वो महारत उन्होंने ली होती थी? क्या उन्होंने स्टडी की होती थी उस चीज़ के बारे में? नहीं, असल में होता ये था कि उनका एक्सपीरियंस होता था उस चीज़ में। वो तिजारत करते थे, धक्के खाते थे, धोखे भी होते थे, माल खराब भी होता था, पता नहीं क्या-क्या वो मसाइल से गुज़रते थे। तो उसके बाद जाके क्या होता था, वो उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते थे। अच्छे से अच्छा ताजिर भी बन जाता था। कुछ ऐसे थे कि जो वो मतलब जस्ट गुज़ारे लायक होते थे। तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है। काम वही चलता आ रहा है, जस्ट फ़ॉर्म्स आपकी चेंज हुई हैं। पहले आप फिज़िकली थे, अब आपकी वो डिजिटली तौर पे आ गए हैं, ये सारे निज़ाम चल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको? रसद और ये वाला जो डिमांड सप्लाई वाला, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बाय और सेल। जब बाय वाला ज़ोन होगा, हमारे पास डिमांड ज़ोन होगा, यानी कि तलब वाला ज़ोन होगा, वहाँ पे हमारे पास अपॉर्च्युनिटी होगी, किस चीज़ की? चीज़ को उठाने की। और जो सेल वाला ज़ोन होगा, वो कौन-सा होगा? वहाँ पे चीज़ों को निकालने का कि भई यहाँ से चीज़ों को निकाल लो, या आप उसको अपना प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास दोनों ऑप्शन आ गए, सेल एंड बाय। इस जगह के ऊपर अभी आपसे मैं 3 चीज़ें शेयर करता हूँ, कि इस ट्रेंड को जब हमने आइडेंटिफाई करना होता है, पहले आप ये समझ लें कि इसके बीच में चल क्या रहा है। ये आपके पास आ रही हैं कैंडल्स, ठीक है? इसके अंदर कुछ में विक्स लंबी आपको नज़र आ रही हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ये जो लाइन्स हैं, ठीक है जी? यहाँ पे बॉडी आपको नज़र आ रही होगी रेड कलर की, ग्रीन कलर की, किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, ठीक है? यानी कि अलग-अलग शेप्स बनी हुई हैं। तो माइंड में कन्फ्यूजिंग हो रही होगी कि यार ये क्या चीज़ें हैं? मैं इसका कलर चेंज करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये रिजेक्शन हो रही है इस जगह पे, इस जगह पे रिजेक्शन हो रही है, ठीक है? इसको और शांत कर लेते हैं। मैं इसको फ्रेम को बड़ा कर लेता हूँ। अभी अच्छे से क्लियर होगा। अब अच्छे से नज़र आ रहा है ना? यहाँ पे आप देखें, ये वाली जो कैंडल्स बनी हुई है रेड वाली ये, ओके? और इसी को हम इस तरह से लाइन को लगा लेते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, ये विक्स लगी हुई है, ये विक्स लगी हुई है, हम इस ज़ोन को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी? तो ये आपके पास देखिए, ये लिक्विडिटी हुई है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सेल एरिया है, इतनी लंबी जो विक नीचे की तरफ आई है, ओके? अब मार्केट ने यहाँ से रिकवरी लेनी थी, जितना पैसा उसका निकल के गया है ना, उतना पैसा उसे रिकवर तो करना है ना, लिक्विडिटी पकड़ने के लिए यहाँ पे आया है। ये लिक्विडिटी इसकी पड़ी हुई है, ठीक है? अब लिक्विडिटी असल में है क्या है? थोड़ा-सा ऑपोज़िट है, कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। लिक्विडिटी होता है कि ऐसे ज़ोन के बीच में पैसा पड़ा होता है, जहाँ पे ऑर्डर लगे होते हैं, जिसको हम ओबी कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जस्ट आपको मैं आसान फाहम ज़ुबान में समझा रहा हूँ। कोई आपको वो कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके जा रहा कि ये आपकी वो बुलिश हरामी बनी हुई है, बेरिश हरामी है, ये इन्वर्टेड है हमारा, ये फलाना-ढिमकाना, ये ऐसे है। कि आपको कन्फ्यूज़िंग ना हो, जस्ट आपको चार्ट को समझना बता रहा हूँ कि आप किस तरह से नीम हकीम बनने के बजाय आप जस्ट चार्ट को समझ के उसमें से ट्रेड कर सकते हो। वो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने एक ज़ोन को क्रिएट कर लिया। इस लिक्विडिटी को लेने के लिए यानी कि पैसा नीचे से पकड़ने के लिए मार्केट आई है, यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए थे। पैसा उसने यहाँ से पकड़ा, मार्केट थोड़ी-सी ऊपर की तरफ गई। इतनी उसने रिकवरी ली है। यहाँ पे आकर मार्केट के अंदर जो पेट्रोल था वो खत्म हो गया। यानी कि जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया था, यहाँ पे जाकर ऑर्डर उठाए थे इस जगह से, यहाँ पे आकर उन्होंने सेल कर दिया, रिजेक्शन होना स्टार्ट हो गई। ये विक्स लगी हुई है। विक्स का मतलब ये होता है ये जो लंबी-लंबी लाइन्स है इसको कहते हैं बार्गेनिंग एरिया। क्या कहते हैं इसको? बार्गेनिंग एरिया। रिजेक्शन हो रही है यहाँ पे। या तो यहाँ पे लोग सेल करने के लिए रज़ामंद नहीं है या यहाँ पे वो बाइंग करने के लिए रज़ामंद नहीं है। ये रिजेक्शन एरिया होता है। विक्स वाली जो होती हैं। तो इतनी उसने रिकवरी दी, रिकवरी देने के बाद उसने फिर इसको नीचे कर दिया, इस जगह पे। उसने फिर यहाँ से विक मारी नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, कुछ फॉर्म इसकी बनी हुई है। ये वाला नीचे टच हुआ, ये वाला नीचे टच हुआ। तो क्या यहाँ पे इस तरह से करके नीचे की तरफ डबल टॉप लगा और सॉरी डबल बॉटम, एक नीचे की तरफ बॉटम लगा, फिर दूसरा बॉटम लगा। तो डबल बॉटम लगा
डब्ल्यू पैटर्न, बिल्कुल। चीज़ की समझ आ रही है? देखो, मैंने किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं किया, चार्ट के बीच में सब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये आप भूल जाओगे, कैंडलस्टिक को हमने रीड करना है, इसमें ये है, वो है। क्रिप्टो के बीच में जो चीज़ मैटर करती है ना, वो होती है उसकी वोलेटिलिटी को पकड़ना, डिमांड और सप्लाई ज़ोन को पकड़ना। कैंडलें कौन-सी बन रही हैं, छोड़ दो उस चीज़ को। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या इंडिकेटर मिल जाते हैं बेइंतहा। आप इंडिकेटर को पुट करो, वो चीज़ आपको बाहर निकाल देंगी। जस्ट आपने ज़ोन को मार्क करना है। यहाँ पे फॉर्म चेंज होगी इसकी। डबल बॉटम की ये होती है कंडीशन के जब भी पहला बॉटम लगता है, ऊपर तरफ रिकवरी देता है, तो अब ऊपर की तरफ यहाँ से एक टॉप लग गया है। तो ये पैटर्न इस तरह से बन गया हमारे पास, ये इस तरह से बन के आ गया। वी पैटर्न बनकर, ठीक है? इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। जब ये ऊपर तरफ टच करता है ना, तो फिर डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है। अब यहाँ पे ये विक्स थी, यानी कि इसके लिए से ये लिक्विडिटी एरिया बन गया था। एक लिक्विडिटी यहाँ पे आई, जहाँ पे आके उसका मार्केट का जो पोर्टफोलियो खत्म हो गया, मार्केट ओवरबॉट हो गई। घंटे के हिसाब से, मार्केट के बीच में उस हिसाब से पैसा नहीं आया जिस हिसाब से आना चाहिए था। उसने रीटेस्टिंग ले ली नीचे की तरफ, तो करते हुए यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉटम फॉर्म हुआ, जहाँ पे उसने ऊपर से फिर बूम किया। इसी जगह के पास उसने फिर नीचे लिक्विडिटी ले ली। नहीं भाई, मैं रज़ामंद नहीं हूँ। उसने फिर नीचे कर दिया। अब ये तीसरा इसका यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लग गया। तो किस तरह से हमारा फिर पैटर्न बन गया? ऐसे, जिसको हम कहते हैं एम पैटर्न। लिक्विडिटी होती है किसी चीज़ का मार्केट से वॉश हो जाना। लिक्विडिटी यानी कि अकाउंट जब आप इस्तेमाल करते हो, कहते हैं ना कि यार मेरा अकाउंट लिक्विड हो गया है, यानी कि अकाउंट वॉश हो गया है। तो मार्केट के बीच में जब पैसा निकलता है, उसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी हो रही है, अकाउंट वॉश हो गए हैं। अब उस लिक्विडिटी को मुकम्मल करने के लिए, उस पैसे को उठाने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए प्राइस नीचे की तरफ मूव करती है, नीचे चली जाती है। जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, जहाँ पे ओबी होते हैं, जहाँ पे सेल बाइंग ऑर्डर लगे होते हैं, वहाँ से जाकर पैसे को पकड़ती है, यानी कि अपनी लिक्विडिटी को वो रिकवर करती है। समझ आ गई? तो और मतलब कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ? ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, ये हमारे पास कौन-सा पैटर्न बन के आ गया? 1, 2 और ये 3, ट्रिपल बॉटम और ऊपर की तरफ डबल टॉप। तो ये हमारे पास कौन-सी शेप आई? एम पैटर्न की। ओके जी। इसी तरह से अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएँ, ऊपर की तरफ जब नीचे आएगी मार्केट ऐसे, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी ऐसे, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू पैटर्न आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे ट्रिपल टॉप और नीचे की तरफ डबल बॉटम। तो एक ज़ोन में चीज़ घूम रही है, ना ऊपर की तरफ उसको उसको ब्रेकआउट दे रही है और ना नीचे की तरफ जा रही है, एक ज़ोन में हो रही है। इस चीज़ को पकड़ना, इसको आइडेंटिफ़ाई करना और उसके बीच में रहते हुए अपने प्रॉफ़िट को बुक करना, ये आपकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और हर बंदे की स्ट्रैटेजी अलग-अलग होती है, रूल्स एक जैसे होते हैं। अब मैं आता हूँ वापस इस तरफ, ठीक है? ऐसे अब ऊपर की तरफ आ जाओ। अगर यहाँ पे एक मैं लाइन को क्रिएट करूँ, आल्ट और एच, आप उसके साथ भी लगा सकते हो और इसको मैनुअल भी कर सकते हो। ये नहीं जी, इस जगह पे, जहाँ से उसकी लिक्विडिटी हुई थी। और इसी को अगर मैं कॉपी करके नीचे की तरफ लेकर आता हूँ, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, ये नहीं, इसको मैं और मैं सीधे नीचे की तरफ लेकर आ जाता हूँ। तो ये जो ज़ोन आपके पास क्रिएट होकर आया है, जिसके बीच में प्राइस घूम रही है, रिजेक्शन दे रही है, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये सारी की रिकवरी करने के लिए जितनी लिक्विडिटी नीचे की तरफ आई है, अगर हम इसको वो कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, शिफ्ट माउस का बटन और हम इसको यहाँ से माप लेते हैं कि कैंडल ने कितनी क वो दी है, लिक्विडिटी दी थी। तो अराउंड 4% के करीब वो नीचे की तरफ आई थी। अब इसी जगह से जब उसने रिकवरी स्टार्ट की है, तो भाई ऊपर की तरफ वो गई है, आपने उस एरिया के अंदर, उसने अराउंड 4-5% की रिकवरी दी भी है। अब जब उसने रिकवरी दी है, तो जिस बंदे ने यहाँ से नीचे से अपने ऑर्डर उठाए होंगे, तो क्या यहाँ पे जाके वो सेल नहीं करेगा या किसी ज़ोन में जाकर सेल नहीं करेगा? तो बाइंग सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी को निकालना और उसमें से प्रॉफिट बुक करना, अक्लमंदी का मुज़ाहरा करना, ये ट्रेडर बंदा होता है। मार्केट का पैसा निकाला मार्केट में से और पैसा कमा रहा है और उसी पैसे को आगे रीइन्वेस्ट कर रहा है। डाउट्स क्लियर हुआ यहाँ पे? मैसेज करके बता दे, फिर आगे इसको मैं कंटिन्यू करूँ। जी, ठीक है।
कोई चीज़ अभी तक ऐसी तो नहीं है जो आपको कॉम्प्लेक्स में डाल रही हो, किसी को भी? अच्छा, एक बात दोबारा मैं बता देता हूँ, ये देखें। असल में यहाँ पे टाइम था मेरे पास वेडनेसडे 7 दिसंबर टू 2022 और टाइम था 12 पीएम का, यानी कि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से दोपहर का टाइम था, जब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी दे दी है तकरीबन कुछ 4% की, यानी कि उसने प्राइस अपने को ड्रॉप कर दिया, उस टाइम में सेलिंग हुई। इस जगह से, जो अराउंड बनती है समथिंग कोई अपनी कैंडल की क्लोजिंग से, क्योंकि ये भी याद रखिएगा जब ग्रीन कैंडल बनेगी यानी कि बाइंग वाली जो कैंडल बनेगी वो नीचे से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगी। क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ना, बाइंग जब होगी तो प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, जब सेलिंग होगी तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी। तो इसलिए ग्रीन कैंडल जो होती है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है और रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है। कि कहाँ कितनी नीचे जाके उसने क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे और कितनी ऊपर जाके कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। तो ऊपर अगर क्लोजिंग देगी तो वो आपकी बाइंग की होगी और नीचे क्लोजिंग देगी तो आपकी सेलिंग की होगी। ये तो सिंपल सा है, इसके बीच में तो कोई मुश्किल बात नहीं है समझने वाली। सिर्फ आपको माइंड अपना एक्टिव रखना पड़ेगा ट्रेडिंग की दुनिया में, ठीक है जी? अब यहाँ पे आप देखो, इस तारीख को 7 दिसंबर को मार्केट ने यहाँ से कितने परसेंट की लिक्विडिटी दी है, यानी कितने परसेंट सेलिंग हुई है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये ड्रॉप गया था समथिंग कुछ 7% के करीब। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, जो उसने क्लोजिंग दी है कैंडल ने, उसने अराउंड इस जगह पे दी है, ठीक है? यानी कि 4% उसने ड्रॉपिंग दी है उस 1 घंटे में। अब यहाँ पे जो 4% मार्केट में से पैसा निकल गया है, उस पैसे को रिकवरी के लिए अब नया पैसा बीच में आएगा। नए पैसे को उठाना ही लिक्विडिटी का एक फ़ॉर्मूला होता है। लिक्विडिटी कहते हैं कि अपनी लिक्विडिटी उठाने के लिए आया है, जिसको दूसरी टर्म में आप समझ लो कि भाई जो पैसा उसका निकल चुका है ना, उस पैसे को रिकवर करने के लिए आया है। दानिश भाई क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जी, ठीक है। ओके, ओके। अब हम चलते हैं आगे। अब ये जो 4% मार्केट नीचे की तरफ आई है और अगर कोई मार्केट के पीछे बंदा आपको ये कहता है कि भाई यहाँ से तो मार्केट छक्के लगा के ऊपर चले जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ये देखो मैंने $5000 निकाल दिया फ्यूचर ट्रेड करके, ये है वो, देखा-देखा मैंने ऐसे बोला था, मार्केट के अब्बू हैं हम। तो उनको आप अब्बू रहने दें, आप फिलहाल मार्केट के बच्चे ही बन जाएँ, वही बेहतर है। उनको उनके हाल पे छोड़ दें, ठीक है? आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो, आपने उसको अपने सिर के ऊपर हावी नहीं करना, बल्कि आपने अपने अंदर स्किल को डेवलप करना। ये तरीका होता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। उस्ताद भी हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप आँखें बंद करके उसके पीछे लकीर के फ़कीर बन जाओ। उस्ताद भी इंसान होता है, उससे भी मिस्टेक हो जाती है। अपनी ज़ात के ऊपर आपने एतमाद रखना है कि जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, वो मुझे कहाँ तक लेके जा रही है, कितनी चीज़ के अंदर डेवलपिंग हो रही है मेरी। तो अभी मैंने जो टाइम ज़ोन सेलेक्ट किया हुआ है, 1 घंटे का किया हुआ है, उस हिसाब से हम इसके बीच में एक चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो इतनी ज़्यादा विक्स आई हैं, इस शेप को आप याद रखें, अगर इसी को मैं 30 मिनट के ऊपर लेकर आ जाता हूँ या इससे मैं कम लेकर आ जाता हूँ, ये मैं लेकर आ जाता हूँ 30 मिनट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें कि थो चार्ट आपके पास चेंज होके आ जाएगा, जो विक्स होंगी ना, विक्स उसकी चेंज हो जाएँगी। वही विक्स उसकी जो लंबी-लंबी थी ना, वो विक्स चेंज हो जाएँगी किसके अंदर, ग्रीन कैंडल में। तो यहाँ पे आप देखें, चेंज होगी, इस जगह पे वो कैंडल आ गई। तो यहाँ पे जितना आपका छोटा टाइम फ्रेम होगा, अगर आप ये रूल याद रख लीजिएगा, अगर आपने कम टाइम के लिए ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टाइम के लिए, तो फिर आपके पास टाइम फ्रेम भी छोटा होना चाहिए। यानी कि उसके बीच में आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई 12 बजे और यहाँ पे आते-आते उस कैंडल ने आपको क्लोजिंग जो देनी थी, आपका अकाउंट उसने वॉश कर दिया या आपने वहाँ से प्रॉफ़िट बुक नहीं किया, तो फिर तो आपको वो उस टाइम फ्रेम के अंदर रहने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो आपको खुद को नहीं पता कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। तो टाइम को सिलेक्ट करना सबसे बड़ी बात होती है सबसे पहले तो। आप ये देखो कि आप कौन-सा टाइम फ्रेम चूज़ कर रहे हो। किस टाइम फ्रेम के बीच में आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो फिर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम के बीच में एनालिसिस करते हुए पीछे वाले टाइम को आप लेकर चलो। कैंडल जितनी ज़्यादा आपके पास होंगी, डाटा इकट्ठा करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। अब जैसे ही इस जगह पे आप देखो, तो ज़ोन कैसे क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे इतना लंबा ये जो गैप आपके पास बन के आया, यहाँ से यहाँ तक, और ये देखो, ये जो आपके पास अपॉर्च्युनिटी आई थी, ये जो एक कप टाइप का बना, ये ऊपर की तरफ टॉप और ये वाला टॉप।
अब यहाँ पे जो हम कंसीडर कर सकते थे किसी चीज़ को, वो ये थी कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इनवैलिडेशन कैसी हुई है, वो भी आप चेक कर लें। ये देखें, ये पूरा पूरे का पूरा उसने यहाँ पे फॉर्म को किया है, ठीक है जी? ये ले और आपने उसी चैनल के बीच में आ गए ये स्पोर्ट बिज़नेस बना रहा है। अब इसको तो यहाँ पे ये चाहिए था कि ये इस कप एंड हैंडल पैटर्न के तहत ये ऊपर की तरफ जाए। ये था चार्ट पैटर्न के हवाले से बात, जो चार्ट पैटर्न अपीयर होते हैं। इसके मुताबिक तो ये ठीक बना हुआ है, लेकिन चार्ट के अलावा और भी फैक्ट्स है बीच में। कौन से थे? वो जो मैंने स्टार्टिंग के बीच में आपको बता दिया कि आपने ज़ोन को मार्क करना होता है, अपने अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब ग्रैब करना होता है, कि किस जगह पे क्या हो रहा है। लाज़मी नहीं कि आप अगर चार्ट की बेस के ऊपर ट्रेड दे रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओ, नहीं। लाज़मी नहीं कि आप कैंडलस्टिक के पैटर्न के ऊपर ट्रेड दे रहे हो, आप सक्सेसफुल हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। हमेशा क्या होता है, ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। जब आपको पता चल गया कि यार जितनी लिक्विडिटी उसके नीचे की तरफ आई थी इस जगह से, यहाँ पे 4% की, तो 4% के हिसाब से उसी जगह से ही वो ऊपर रिकवरी दे चुका है। रिकवरी देने के बाद बेवकूफ़ी है कि हम मज़ीद उसके बीच में स्टे कर रहे हैं, बल्कि हमें क्या करना होगा वहाँ पे, हमें वेट करना पड़ेगा और अपॉर्च्युनिटी के लिए। अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो शॉर्ट की पोज़ीशन फिर लगा दो और अगर वो आपको लग रहा है कि इसने ऊपर की तरफ जाना है तो फिर वहाँ पे आप अपना एसएल सेट करके अपॉर्च्युनिटी दूसरी लगा लो, कि लो की पोज़ीशन लगा लो या अगर स्पॉट में हो, स्पॉट का रूल एक ही है, बाय इन द डिप, सेल इन द हाई। ये स्पॉट का रूल है, जबकि फ्यूचर ट्रेड के अंदर थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे चार्ट ने इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो नहीं किया। तो जिस बंदे ने चार्ट की बेस के ऊपर इस सिग्नल को रेडी किया, वो बंदा गलत नहीं था। लेकिन गलती क्या हुई कि उसके पास जो बाकी वाले फैक्टर्स थे, उनको वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाया कि यार चार्ट के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं। आप ये देख लो कि मार्केट के अंदर जो वैलिडेशन हो रही है या न्यूज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है या ज़ोन जो आपने मार्क किया हुआ है, जो टाइम फ्रेम आपने चूज़ किया हो, क्या उसके मुताबिक ये फैक्ट वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर जाके सिग्नल क्रिएट होता है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट इनवैलिड है। अब हम क्या करते हैं, इस सारे को हम कर देते हैं रिमूव यहाँ से। ये मेरे पास फिर से ज़ोन आ गया। अब मैं इसका छोटा टाइम फ्रेम लूँगा क्योंकि हमने एक सिग्नल यहाँ पे रेडी करना, हमने अपॉर्च्युनिटी को देखना कि कौन-सी हमें मिलेगी, लॉन्ग की पोज़ीशन मिलेगी या हमें शॉर्ट की मिलेगी। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को लेकर चलेंगे तो उसके हिसाब से ये अपॉर्च्युनिटी हमारे लिए वो बन जाएगी, लॉन्ग भी बन सकती है, शॉर्ट भी बन सकती है क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो क्रिप्टो की मार्केट में आपने कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहना होता। कोशिश ये करें कि स्टार्टिंग के बीच में जब आप ट्रेडर बन रहे हो तो फिर आप छोटी-छोटी ट्रेड लो, अगर आपके पास टाइम है। फ़ौरन आप पैसा डालो, पैसा बुक अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल आओ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ये मेरे पास आ गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम, उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट करके इस तरह से कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 5 घंटे के अंदर मार्केट ने कहाँ से स्टार्टिंग की, ये आपके पास इस तरह से चार्ट आ रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास एक लाइन आ रही है। इससे पहले आपको ना मैं चीज़ एक बता देता हूँ, तो हम ट्रेंड लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट की टर्म ये होती है, जब आप लॉन्ग की पोज़ीशन लेते हो तो आप बाइंग का ऑर्डर लगाते हो। ये फ्यूचर के अंदर टर्म बोली जाती है। लॉन्ग मीन कि आप बाइंग की अपॉर्च्युनिटी लेते हो, कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, तो वह तब मेरा प्रॉफिट बुक होगा। और शॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी, तो तब मेरा प्रॉफिट बुक होगा। शॉर्ट के अंदर सिर्फ एक ही रूल होता है, आप नीचे से उठाते हो, आप ऊपर जाकर उसको सेल करते हो। वहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट नहीं होता। जब आप लॉन्ग की पोज़ीशन लगाओगे फ्यूचर में तो स्पॉट का आपका एक जैसे सिग्नल बनेगा। लेवरेज कितनी बीच में ऐड कर रहे हो वो आप पे मैटर करती है फ्यूचर में। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं ना तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ट्रेंड को हम क्या करते हैं उसको फ़ॉलो करते हैं या हम उसको क्या कहते हैं कि हम उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ठीक है? ये हमारे पास चीज़ आ गई। ओके, ठीक है? 3 तरह का ट्रेंड होता है हर तरह की मार्केट में। चाहे आपकी मार्केट कोई भी हो, ट्रेंड हमेशा 3 तरह का आपके पास होगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें नोट कर लें, इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मार्केट किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या न्यूज़ इफ़ेक्ट कर रही है, आपके फरिश्ते भी जाने, उनको छोड़ दो। अब ये देखो कि जिस टाइम पे आप मार्केट में आ रहे हो, उस टाइम में क्या अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है? आपके लिए क्या अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो रही है? ट्रेंड कौन-सा चल रहा है उस टाइम फ्रेम में। हर टाइम फ्रेम का एक होता है डोमिनेटेड ट्रेंड। डोमिनेटेड ट्रेंड किसको बोलते हैं कि मार्केट एक अरसे से नीचे की तरफ आ रही है या एक अरसे से ऊपर की तरफ जा रही है। वो होता है बड़े टाइम फ्रेम के बीच में एनालिसिस के, जैसे 1 डे का, उसके बाद 1 मंथ का, 1 वीक का, 1 ईयर का, कि सालों-साल, महीनों या हफ्तों से या दिनों से
वो मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। आप उसको आइडेंटिफ़ाई करते हो, आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आप उसके ज़ोन को मार्क करते हो कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ये अपॉर्च्युनिटी है, तो यहाँ से मुझे अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है। ठीक है? 3 ट्रेंड्स में से आपने चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपने खुद अपनी ज़ात से पूछना है। क्यों ये आपको इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने कल को ये सवाल नहीं करना, मेरे लिए कौन-सी चीज़ बेहतर है, क्यों? उसका रीज़न है, आपके अंदर स्टैमिना कैसा है? जो शर्तें मैंने रखी थी, उसके भी में चीज़ लिखी हुई थी। जिस बंदे के बीच में सब्र नहीं है, या जिसको ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है, उसके लिए कोर्स कोई फ़ायदा नहीं देगा, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। क्योंकि आपका मुझे नहीं पता कि आपके पास वो जो मार्जिन है, वो कितना है? मुझे ये नहीं पता आपका स्टैमिना कितना, मुझे ये नहीं पता आपके अंदर सब्र कितना है। मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि आपका जो आईक्यू लेवल है या जो आपकी साइको है वो कैसी है, ठीक है? इन चीज़ों का मुझे नहीं पता। तो इंसान अपनी ज़ात के साथ सबसे ज़्यादा खुदगर्ज़ होता है, वो खुद अपनी ज़ात को धोखा नहीं दे सकता। वो अलग बात है कि वो आप आँखों के सामने अपने आप पर्दा डाल के चीज़ों को बोलो नहीं ये काम नहीं है, ये ऐसे ही ऐसे, वो एक अलग चीज़ है। वो तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है खुद को। तो ये आपने आइडेंटिफ़िकेशन करनी है अपनी ज़ात में, ट्रेंड को आपने आइडेंटिफ़ाई करना है और उसके बाद आपने उसके साथ चलना है। उस ट्रेंड को आपने अपना फ्रेंड बनाना है। ये ट्रेड का सबसे गोल्डन समझने का रूल है। कौन-सा गोल्डन रूल है? कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपने उसको अपना फ्रेंड बनाना है, फ्रेंड बनाने के बाद आपने उसके साथ चलना है। जब आपको ये चीज़ करनी आ जाएगी ना, कसम बा-खुदा आप ट्रेड में लॉस नहीं करोगे। कभी भी नहीं करोगे, जब आपको ये चीज़ करनी आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे 3 ट्रेंड आपके साथ शेयर हो गए, हर बंदे को ये चीज़ ओके है, चीज़ें जो मैंने बताई हैं ओके हो गई हैं, लिख ली है अपने पास, ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ पे चीज़ समझ लें, पहला हमने कौन सा ट्रेंड पढ़ा था? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है? एक ज़ोन से ऐसे, चार्ट ऐसे होता है ना, इस तरह से। एक ज़ोन में प्राइस चलती है एक ज़ोन से, क्या करती है यहाँ से उठती है एक स्पेसिफिक पॉइंट से, ये उसके पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है जी? जैसे यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, ये उसके पॉइंट बने यानी कि उसके वो बने हुए हैं या यहाँ पे समझ लें 9 है। इस तरह से साइड बार में उसकी प्राइस बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या करेगी प्राइस पा या 1 से उठेगी 5 पे जाएगी, फिर थोड़ा-सा नीचे आएगी। यहाँ से फिर वो करेक्शन लेगी, फिर वो प्रीवियस ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरह से मार्केट जाती है, इस तरह से। ये आपका क्या जा रहा है? अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है? अप ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट क्या करती है हायर हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर जाती है। अब हायर हाई और हायर लो कैसे बनाती है? ये चीज़ आप देखें। अब यहाँ पे आप देखें, ये हायर हाई जिसको हम लिखते हैं एच के साथ और एचएल का मतलब होता है हायर लो। यहाँ पे क्या होता है? प्रीवियस जो पॉइंट होता है, जहाँ से मार्केट उठती है, उस पॉइंट से आगे वाला पॉइंट क्या बन जाता है? हाई बन जाता है। ये लें। ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट आपका हाई हो गया। अब इस हाई के नीचे उसने एक हाई लो बनाया, यानी कि हाई तो बनाया उसने, लेकिन लो भी बनाया। हाई क्यों बनाया है? प्रीवियस जो उसका ये वाला पॉइंट था, जहाँ से मार्केट उठी है, उसकी बनिस्बत ये हाई है। और लोअर क्यों है? ये ऊपर की तरफ जो हर हाई बना था, उससे ये नीचे की तरफ आया है, तो ये लो हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से मार्केट क्या करती है? स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर बनाती रहती है मार्केट। ओके, ये आपका क्लियर हो गया हायर हाई और हायर लो का। ओके जी। अब इसी के अंदर आपकी एक शेप भी क्रिएट हो रही है, जिसको हम मार्क करते होते हैं लाइन्स के साथ, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ट्रेंड लाइन इसलिए बोला जाता है कि ट्रेंड को देखते हुए मास को जोड़ा जाता है। जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ से अगर मैं एक लाइन को ऐसे क्रिएट कर दूँगा ऐसे और ऊपर वाले पॉइंट्स को भी मैं जोड़ दूँगा, तो यहाँ पे आपको एक फ्लैग या कोई शेप बनी हुई नज़र आ गई है। इनको जोड़ने का रूल ये होता है कि उसके अंदर एट लीस्ट आपके 2 पॉइंट जुड़ने चाहिए। हायर हाई और हायर लो या लोअर लो और हायर हायर लो से आपको 2 पॉइंट जुड़ने चाहिए। जब ये वाला पॉइंट मुझे मिला, ये वाला पॉइंट मुझे मिला, तो यहाँ पे एक लाइन बन गई। उसी लाइन के साथ-साथ प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह से ऊपर की तरफ मैं जाऊँगा, ऊपर की तरफ एक ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया, एक ये वाला पॉइंट मिल गया। दोनों को मैं जोड़ दूँगा, प्राइस से ऊपर की तरफ जाती जाएगी। ओके? हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। क्लियर हो गई ये चीज़? और इसके बीच में जो हमारी कैंडल्स बनती हैं ऐसे ऊपर-नीचे, कोई ग्रीन है, कोई रेड है, किसी के बीच में विक्स ऐसे लगी है, किसी के बीच में विक्स छोटी है, किसी के बीच में बड़ी है, उसके बीच में घूमती हैं, जिसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ये लें, ओके? अब हम वापस फिर से आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक ज़ोन क्रिएट हो जाएगा। प्राइस जो है ना, रिजेक्शन ले लेगी वहाँ से, जिसको हम कहते हैं
चार्ट और कैंडल पैटर्न का दोबारा अच्छा मैं बता देता हूँ। जब हम 2 पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए, एक हमें नीचे से पॉइंट चाहिए होता है, यानी कि 2 हमें पॉइंट चाहिए होते हैं जिस ट्रेंड को भी आप फॉलो कर रहे हो। ट्रेंड लाइन को हमने लगाना है ना, ये देखें, ये हमने टीएल, ठीक है जी? हमने ट्रेंड लाइन को लगाना है, तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2P, ठीक है जी? इस तरह से। अब ये 2 पॉइंट कौन से होंगे? या तो हमारे नीचे की तरफ से होंगे या ऊपर की तरफ से होंगे, ठीक है? अगर हम अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, अप ट्रेंड को, उसमें हम ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं कि कौन-सा हमारे पास ये चार्ट पैटर्न के थ्रू चार्ट हमारे पास बन रहा है, ठीक है? उसके बीच में हम क्या करेंगे, 2 लाइनों को जोड़ देंगे ऐसे, वो हमारी एक 10 लाइन बन जाएगी। मैं आपको लाइन ड्रा करके भी चार्ट में बता दूँगा और ऊपर से भी हम जोड़ देंगे ऐसे। जब हमने दोनों को जोड़ा है, तो क्या आपको यहाँ पे कोई शेप बनी हुई नज़र आ गई है? कोई फ्लैग, कोई किसी भी किस्म की, कोई गधा भी नज़र आ गया तो ख़ैर है यार, लेकिन कोई शेप तो बनी नज़र आ रही है ना, कि ये कोई शेप तो बनी है। इसी तरह से इसी चीज़ को आप ऑपोज़िट कर दो, यानी कि पहला ट्रेंड आपका ये हो गया हार हाई वाला और अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। इसी चीज़ को आप कर दो ऐसे, ये लो जहाँ पे ऐसे। सेम वैसे ही हमारे पास चीज़ चल चल रही है। आ गया इसको, अच्छा जी, मैं दोबारा करता हूँ, आ गया, अच्छा। यहाँ पे अब देखिए, अब हम असल में समझ आई है ना इस चीज़ की, चार्ट और कैंडल पैटर्न की। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ऐसे करके। अब हमारे पास सेकंड ट्रेंड आ गया। सेकंड ट्रेंड कौन-सा है? ये देखिए कि वही चीज़ है, जैसे पहले थी। अब मार्केट क्या कर रही है, ऐसे-ऐसे ऊपर तो गई थी, तो अब यहाँ से नीचे आना भी स्टार्ट करेगी। फिर ये होगा, ऐसे। यानी कि उसका ऑपोज़िट हो जाएगा। वहाँ पे मार्केट क्या करेगी, हायर लो या उसको लोअर हाई आप कह सकते हैं और नीचे लोअर लो बनाएगी। उसी के बिल्कुल ऑपोज़िट फॉर्म है ये, बिल्कुल ऑपोज़िट। ऊपर की तरफ आ जाएगी आपकी, यहाँ पे टॉप बन गया, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली, लिक्विडिटी दी, उठाई और फिर ऊपर गई। फिर लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आई, फिर ऊपर गई। इससे फिर लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आई, ऊपर गई। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ आपका आएगा, लोअर हाई या हायर लो। कुछ लोग इसको हायर लो बोलते हैं, हायर लो क्यों बोलते हैं? ये हाई होती है, ठीक है? ये वाली हाई होती है नीचे वाली लेंथ से, इसलिए इसको हाई बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये लोअर हाई अच्छा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये लो होता है ऊपर वाले पॉइंट से और हाई होता है ये नीचे वाले पॉइंट से। दोनों ही फॉर्म बोली जाती हैं। तो आप इसको क्या करोगे, हायर लो और लोअर लो, नीचे वाली लोअर लो बनती है ये वाली लाइन्स। क्लियर हो गया दोनों आपके ट्रेंड? और इसी के बीच में जब आप ट्रेंड लाइन लगाओगे, इसको आप ऐसे जोड़ दोगे। तो यहाँ पे आपको एक फॉलिंग वेज टाइप की चीज़ बनती नज़र आ जाएगी। अब नीचे की तरफ ऐसे जा रही है। फॉलिंग वेज की समझ आ गई? राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। तो ये 4 पैटर्न बनते हैं, अलग-अलग टाइप के, जिनको हम साथ-साथ रीड करेंगे, कौन-सा फॉर्म हमारे बीच में आ रही है। क्योंकि अगर चार्ट पैटर्न की तरफ सिंपल आपको लेके चला जाऊँगा या आपको मैं कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ लेके चला जाऊँगा, वो हमारी थ्योरी हो जाएगी। समझा दूँगा, आप भी सुन लोगे, दोबारा से निकल जाएगा, फ़ायदा क्या जब हम उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं करना। तो हम लाइव चार्ट्स के अंदर जो चीज़ें बनती जाएँगी, हम उसका साथ-साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ-साथ पढ़ते जाएँगे, हमारी ये चीज़ें बन रही हैं। हमें एट लीस्ट हमें जो चीज़ क्लियर करनी है ना, वो है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हमने उनको क्लियर करना है। जब बेसिक हमारी क्लियर हो जाएगी, हमारी बुनियाद बन जाएगी, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा, हमें मज़ा आएगा, चीज़ को करने में, ट्रेड लेने में, चार्ट बनाने में, चार्ट को समझने में। इज़ दैट क्लियर? आगे कंटिन्यू करूँ इसको? ओके, ठीक है। अच्छा, नहीं खत्म करने लगे हैं, यस्टरडे क्लास को हम खत्म करने लगे हैं। ये जस्ट लास्ट हमारा जो हुआ ना वो है उसके हवाले से, चार्ट के हवाले से, तीनों हमारी क्लियर हो जाएँगी चीज़ें। यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाता है तीसरा ट्रेंड जिसको हम कहते हैं साइडवेज़ ट्रेंड। वो क्या होता है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इसके बीच में एक ज़ोन में घूमता है, ऐसे-ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और टाइप के पैटर्न क्रिएट होते हैं। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम इस तरह से, और जो हमारे ऊपर तरफ जाते हैं वहाँ पे राइजिंग, और जहाँ पे नीचे आते हैं तो फॉलिंग वेज टाइप के हमारे पास पैटर्न रेडी होते हैं। तीनों ट्रेंड क्लियर हो गए? किसी किस्म का जहाँ तक कोई डाउट हो आपके पास ज़हन में, तीनों ट्रेंड्स को लेकर?
साइडवेज़ दोबारा कर ठीक है। देखें, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि आपके पास ट्रेंड ऐसे जाता है हायर हाई बनाता हुआ या नीचे की तरफ आता है हायर लो बनाता हुआ, ठीक है जी? अब इन इस दोनों के बीच में एक ज़ोन बन जाता है आपका ऐसे करके, जिसके बीच में साइडवेज़ हो जाता है ऐसे, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाती है आपकी। यहाँ से जाता है ऊपर यहाँ पे सेलिंग हो जाती है, यहाँ से बाइंग यहाँ पे सेलिंग, यहाँ से बाइंग यहाँ पे सेलिंग, यहाँ से बाइंग यहाँ पे सेलिंग, यहाँ से बाइंग फिर ऊपर से मूव करता है। तो यहाँ पे फॉर्म अटैच होती हैं 1, 2, 3 ये आपका बन गया क्या ट्रिपल बॉटम बन गया, ऊपर की तरफ डबल टॉप बन गया, ट्रिपल टॉप बन गया इस तरह से। तो यहाँ से जब मार्केट उठेगी, ऊपर की तरफ रिजेक्शन जाएगी, उसको तोड़ने की कोशिश करेगी तो नीचे आ जाएगी। अब इस टाइम पे जब मार्केट ऊपर की तरफ बूम करेगी तो थोड़ा-सा उसके बीच में वज़न होगा। जैसे आप इसके एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर बॉल है आपके पास, आप बॉल को जितना फेंकोगे, इस तरह से फेंकोगे तो आपको रिएक्शन दोबारा देगी ना बैक वापस से। तो जितनी आप उसको ज़ोर से फेंकोगे, उतनी ही ज़ोर से वापस की तरफ आएगी। इस तरह से मार्केट वो रिजेक्शन लेती है। अब इसी के बीच में आपकी मूविंग एवरेजेस घूम रही होती हैं, जो बाइंग सेलिंग वाला आपका एरिया होता है कि कहाँ पे कौन-सी मूविंग एवरेज लगी हुई है। जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होती है, उसको वहाँ पे उतनी ही बड़ी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है। प्राइस अगर किसी भी पार्टिकुलर रेंज से ऊपर की तरफ घूम रही है तो नीचे उसके सपोर्ट होगी वो चीज़ और अगर वो उस रेंज से वो नीचे की तरफ प्राइस चल रही है तो ऊपर वाली चीज़ उसके लिए रेजिस्टेंस होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। ओके यहाँ तक क्लास को वाइंड अप कर दें या मज़ीद आगे चलना है? ठीक है, आज करिए। यहाँ पे आप लाइव आप ये चीज़ समझ लें, जो मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। सिर्फ ये चीज़ समझ लें। ये पार्टिकुलर एक रेंज थी, यहाँ से प्राइस गई, ये उसका बना ऊपर एरिया, फिर उसके बाद ये एरिया बना, फिर ये वाला एरिया बना, ओके? अब इस प्राइस से ऊपर ये वाला नीचे वाला इसका एरिया था, ये नीचे वाला एरिया था, अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ से उसने बूम कर दिया नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है? नहीं, सिर्फ आपको भी ये चीज़ समझा रहा हूँ, बस जो हमने पढ़ी थी ना वहाँ पे, अब लाइव चार्ट में आपको चीज़ समझा रहा हूँ। समझ आ रही है यहाँ पे आपको जो शेप्स बनी हुई हैं? पहले आपको समझ नहीं आ रही होगी ना कि यार यहाँ पे ये कौन-सा गंद पड़ा हुआ है, ये किस तरह से बनी हुई है। तो अभी समझ आ रही होगी कि ये देखें इस तरह से ऊपर जा रही है, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए। इस पॉइंट के ऊपर प्राइस आई, अगर मैं इसको थोड़ा-सा पीछे तरफ लेके जाऊँगा तो वहाँ पे उसको इस जगह पे रिजेक्शन होगी पीछे से। तो यहाँ से प्राइस इस तरह नीचे आ गई। अब इस जगह पे फिर उसने पॉइंट बनाया और यहाँ पे उसने सपोर्ट ले ली। ये इसकी ज़ोन बन गई, ठीक है? यहाँ से फिर उसने ऊपर की तरफ गया, ये उसका टॉप था, यहाँ पे इसका टॉप लगा, उसको लिक्विडिटी यहाँ से मिल गई। अब इसी तरह से प्राइस ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे जा रही है। तो चार्ट के बीच में चार्ट बनते हैं। चार्ट अपीयर्स इन चार्ट, चार्ट के बीच में चार्ट, चार्ट के बीच में चार्ट। इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना, उनको समझना और उसको रीड करना, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस करना। बात की लग गई समझ ना अब यहाँ पे? ओके हो गया? अब यहाँ पे अगर किसी बंदे ने इस जगह पे कोई लेनी है ना, तो उसके लिए ये वाला ज़ोन से सेल ज़ोन हो सकता है। ये उसकी एंट्री बन गई यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे वो चीज़ों को सेल कर सकता है, इस एरिया में। ठीक है? ये वाला उसका एरिया बन जाएगा और ये उसका लिए बन जाएगा। अब इस जगह से इस जगह पे वो सेलिंग कर सकता है ऐसे करके। यहाँ पे आए सेल कर दे चीज़ को। जी पूछें, श्याम भाई पूछें। ये आज की हमारी क्लास यहाँ पे वो जो है ना खत्म है। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर ये हम ट्रेंड जो बनाते हैं मतलब लेट्स सपोज़ हमने ड्यूरेशन ले ली 5 मिनट की या 30 मिनट्स की। ठीक है। सर कितनी देर पहले का हमने ट्रेंड मतलब देना हम रैंडमली ले सकते हैं कि इसके लिए कोई रूल है कि हमने पिछले दिन से ट्रेंड को हमने बनाना है कि पिछले दिन से क्या ट्रेंड चल रहा है या उससे पिछले दिन का। तो सर ये भी कोई रूल है कि रैंडमली हम सेट कर सकते बताऊँगा नहीं, नहीं, नहीं रैंडम कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ एक तरीक़ेकार के साथ चलती है। कल आपको यहीं से स्टार्ट करवाऊँगा और बताऊँगा कि सेशन को कैसे ब्रेकअप करते हैं, सेशन का कैसे ब्रेक करते हैं और उसके बाद से हम किस तरह से एक अच्छा सिग्नल क्रिएट करते हैं। अभी असल में टाइम ज़्यादा हो गया ना, आज तो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने काम भी करने हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो कल यहीं से स्टार्ट करके हम इसी जगह से यही वाला हम ले लेंगे डोज़ का ही, ठीक है?
तो यहाँ से हम जब चलेंगे आपको मैं बता दूँगा कि आप किस कैसे सिग्नल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेशन ब्रेक करने के बाद आप उसको लेके चलोगे। तो हम कहते होते हैं स्ट्रक्चर बेस के ऊपर ट्रेड का लेना, ठीक है? स्ट्रक्चर बेस। स्ट्रक्चर को देखते हो, स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम बीओएस कहते हैं और चेंज ऑफ चार्ट सीएचओसीएच आप इस चीज़ को देखते हुए ट्रेड लेते हो और उसके बीच में आप अपने प्रॉफिट को बुक करके ठीक है जी फिर, बाकी इंशाल्लाह हम कल इसको डिस्कस करेंगे और जो अभी तक रहे हैं साथ उनका शुक्रिया। जितना हाँ जी, जितना आप अच्छे तरीके के साथ क्लासों को लोगे, आप लोगों को यही बेनिफिट होगा, आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। गिरे मत जाने इस चीज़ को और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अभी आप मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।